Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study with Naseeb. Viewers, ये हमारे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का 4th लेक्चर है, चौथा लेक्चर। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट यानी कि फाइल क्या होता है। What is subject in English grammar? सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। According to English grammar, the doer of action in a sentence, person, place or the thing that is discussed in a sentence is called the subject of the sentence. तो viewers, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आपके जुमले का, आपके सेंटेंस का जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा वो है द डूअर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। मतलब आपके जुमले में जो काम करने वाला है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई इंसान हो, कोई मशीन भी हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, उसका इंसान होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। जो भी काम करने वाला है आपके सेंटेंस के अंदर, तो सबसे पहले आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट वो ही होगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी काम करने वाला नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई और चीज़ है, तो आपके सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन होना चाहिए, कोई शख्स, कोई इंसान होना चाहिए कि जिसके बारे में उस सेंटेंस के अंदर बात की जा रही हो, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वो भी नहीं है आपके सेंटेंस के अंदर, तो फिर वो जगह कि जिसके बारे में आपके सेंटेंस में बात की जा रही है वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर जगह भी नहीं है तो वो चीज़ कि जिसके बारे में आपके सेंटेंस में गुफ्तगू की जा रही है वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। यही चीज़ें आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकती हैं। कोई काम करने वाला होगा, अगर काम करने वाला नहीं है तो कोई शख्स होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, जुमले के अंदर कोई काम नहीं है, बस उस शख्स के बारे में बात की जा रही है, तो वो शख्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर वो भी नहीं है तो कोई जगह है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है। अगर जगह भी नहीं है तो कोई चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो आपके जुमले का सब्जेक्ट कहलाएगा, आपके जुमले का फाइल कहलाएगा। देखें, यूँ तो ये डेफिनेशन देखने में काफ़ी छोटा और सिंपल और काफ़ी प्लेन सा लगता है, लेकिन इसी डेफिनेशन की मदद से हम इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे और यही वो डेफिनेशन है जो आपको इंग्लिश के दूसरे सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट ढूंढने में मदद करेगा। तो आइए ज़रा इन सेंटेंसेस में एक एक करके सब्जेक्ट को ढूंढते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक। हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है यासीन इज़ कुकिंग फूड। तो ये एक जुमला है जिसके अंदर कोई काम किया जा रहा है, वो काम है खाना पकाने का। इंग्लिश ग्रामर का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जुमले के अंदर जो काम करने वाला है, ना कि काम को करने वाला, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो काम किया जा रहा है वो तो खाना पकाना है। इस काम को कर कौन रहा है? वो है यासीन। यासीन कोई बंदा है जो खाना पका रहा है। तो इस जुमले का सब्जेक्ट इस डेफिनेशन के हिसाब से यासीन है, क्योंकि यासीन जुमले के अंदर काम कर रहा है। जब हमारे सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ एक्शन मिल गया तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सबसे पहले उसी को हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया यासीन, क्योंकि यासीन कोई काम कर रहा है। अब हमें इस डेफिनेशन की मजीद कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी किसी और पार्ट को स्टडी नहीं करेंगे इस सेंटेंस के हवाले से, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो वाज़ेह हो गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर भी कोई काम किया जा रहा है। वो काम क्या है? एक खत लिखा जा रहा है, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या काम किया जा रहा है। हमारा डेफिनेशन कहता है कि डूअर ऑफ एक्शन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, तो हमें इसमें काम करने वाला चाहिए। खत कौन लिख रहा है? ही लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमारा डूअर ऑफ एक्शन कौन हुआ? ही हुआ। क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन ही इस सेंटेंस में ही है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस सेंटेंस का भी हमें डूअर ऑफ एक्शन मिल गया, तो हमें डेफिनेशन की मजीद कोई ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस के हवाले से। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज स्टडीइंग अ बुक। यानी कि वो एक किताब पढ़ रही है। इस जुमले में भी काम किया जा रहा है। कौन सा काम? किताब पढ़ने का काम। फिर से हमें इस काम से कोई गर्ज नहीं है, हमें तो काम के करने वाले से गर्ज है, क्योंकि वही हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। तो यहाँ पे किताब पढ़ने का काम किसकी तरफ से किया जा रहा है? शी की तरफ से। शी पढ़ रही है किताब को, तो शी क्या हुई? डूअर ऑफ एक्शन हुई। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? वो पढ़ने का एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो जब ये हमारी डूअर ऑफ एक्शन है इस सेंटेंस के अंदर, तो यही ग्रामर के हिसाब से हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगी।
आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन कैसे आपकी हेल्प कर रहा है सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट को ढूंढने में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं जो कि है द सन इज शाइनिंग। काम कौन सा किया जा रहा है? चमकने का काम किया जा रहा है। ये काम कर कौन रहा है? द सन, आपका सूरज। तो जब काम को कर सूरज रहा है तो डूअर ऑफ एक्शन कौन हुआ? सूरज हुआ। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? सूरज होगा। डूअर ऑफ एक्शन मिल गया तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मिल गया, क्योंकि वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टार्स आर ट्विंकलिंग। सितारे टिमटिमा रहे हैं। कौन सा काम किया जा रहा है? टिमटिमाने का काम। कौन कर रहा है टिमटिमाने का काम? सितारे कर रहे हैं। तो डूअर ऑफ एक्शन कौन हुआ? स्टार्स, सितारे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? सिंपली स्टार्स। बहुत ही इजी है, क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन स्टार्स है तो सब्जेक्ट भी स्टार्स ही होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कंप्यूटर इज शटिंग डाउन। कौन सा काम किया जा रहा है? बंद होने का काम। कौन कर रहा है ये काम? कौन है इस काम का डूअर ऑफ एक्शन? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या हुआ इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि कंप्यूटर ही डूअर ऑफ एक्शन है इस सेंटेंस का। जब डूअर ऑफ एक्शन मिला तो समझे सब्जेक्ट मिला। तो देखिए कितनी आसानी से आपने सिर्फ डेफिनेशन के एक पार्ट को अप्लाई करके इन 6 सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स बिल्कुल आराम से ढूंढ दिए। कोई मुश्किल नहीं हुई उनको समझने में और उनको ढूंढने में। आइए अब जरा इन दीगर सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लतीफ इज सैड टुडे। लतीफ गमज़दा है, लतीफ परेशान है आज। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई एक्शन नहीं है भाई। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो ये पार्ट जो है डेफिनेशन का, अब इसे तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ग्रामर द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। डूअर ऑफ एक्शन तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। हम तो बस एक शख्स की बात कर रहे हैं, एक इंसान की बात, जो कि है लतीफ साहब। हम कह रहे हैं कि वो परेशान है, तो फिर इसका सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढ सकते हैं? यहाँ हम फिर से डेफिनेशन की ही मदद लेंगे। डेफिनेशन कहता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। अब ये तो नहीं है, तो फिर उसके बाद person, place or the thing that is discussed in a sentence is called the subject of the sentence। तो लतीफ क्या है? एक पर्सन है, एक इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हमें पर्सन मिल गया जिसके बारे में जुमले के अंदर बात की जा रही है, तो वो इस जुमले का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस जुमले का सब्जेक्ट हुआ लतीफ, क्योंकि लतीफ के बारे में बात की जा रही है। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास तनवीर इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, कोई डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। बस हम ये कह रहे हैं कि तनवीर एक अच्छा लड़का है। तो बात किसके बारे में की जा रही है? तनवीर के बारे में। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? तनवीर एक पर्सन है। तो जब डूअर ऑफ एक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, पर्सन तो है ना कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पर्सन है तनवीर। तो इस जुमले का सब्जेक्ट हुआ तनवीर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। फिर से हमारे पास कोई डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है हमारे सेंटेंस के अंदर। हम बस ये कह रहे हैं कि आप एक ज़हीन इंसान है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? यू, क्योंकि हम यू को ही कह रहे हैं। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। देखिए कितना सिंपल है सब्जेक्ट को ढूंढना। इस डेफिनेशन के पार्ट्स को हम अप्लाई करते जा रहे हैं और हमें सब्जेक्ट मिलता जा रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेटा इज अ बिग सिटी। अब हमारे पास ना कोई डूअर ऑफ एक्शन है, ना ही पर्सन है। तो फिर डेफिनेशन क्या कहता है? अगर आपके पास डूअर ऑफ एक्शन नहीं है तो पर्सन, प्लेस या फिर थिंग होना चाहिए जिसके बारे में आपके जुमले में बात की जा रही है। तो ये क्या है? क्वेटा। क्वेटा एक प्लेस है। प्लेस की गुंजाइश हमें डेफिनेशन खुद दे रहा है ग्रामर के हिसाब से। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ क्वेटा, क्योंकि हम क्वेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ना तो डूअर ऑफ एक्शन है, ना पर्सन है। बात जिस चीज के बारे में की जा रही है वो एक प्लेस है, और उस प्लेस का नाम है क्वेटा। तो क्वेटा जो है इस सेंटेंस का सिंपली सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मीनार पाकिस्तान इज इन लाहौर। फिर से ना कोई डूअर ऑफ एक्शन है, ना कोई पर्सन है, सिर्फ एक जगह है जिसके बारे में बात की जा रही है। उस जगह का नाम है मीनार पाकिस्तान। हम कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में है। जब हम बात ही मीनार पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा मीनार पाकिस्तान, यानी कि ये जगह। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ताजमहल इज इन इंडिया। सिंपली मीनार पाकिस्तान की तरह हम कह रहे हैं कि ताजमहल इंडिया में है। ताजमहल एक जगह है, तो वो कहाँ पे है? इंडिया में है। हम ये कह रहे हैं कि ताजमहल इंडिया के अंदर है। तो फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंपली ताजमहल ही होता है, क्योंकि बात ताजमहल के बारे में की जा रही है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है बिरयानी इज माई फेवरेट फूड। अब इस सेंटेंस के अंदर ना डूअर ऑफ एक्शन है, न पर्सन है, न प्लेस है, बल्कि एक थिंग है जो कि है बिरयानी। बिरयानी एक चीज़ है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि मेरी पसंदीदा खुराक है। तो
किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? बिरयानी के बारे में बात की जा रही है। जब बात बिरयानी के बारे में की जा रही है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बिरयानी ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखें, कार्स आर एक्सपेंसिव, तो हम क्या कह रहे हैं? गाड़ियाँ महंगी है। किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं? गाड़ियों के बारे में। गाड़ियाँ क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं। ये कोई जगह या कोई इंसान या कोई डूअर ऑफ एक्शन नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, बस चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि ये महंगी है। तो जब हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, कार्स की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी कार्स ही होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। हम क्या कह रहे हैं? लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। लैपटॉप बस एक चीज़ है, एक थिंग है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो जब हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो लैपटॉप क्या हुआ हमारे सेंटेंस का? सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इंग्लिश इज ईजी टू लर्न। हम क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश सीखने में आसान है। हम ना किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही हमारे पास कोई डूअर अफेक्शन है। हम एक ज़बान की बात कर रहे हैं, वो ज़बान है इंग्लिश। हम कह रहे हैं कि इंग्लिश ज़बान सीखने में आसान होती है। तो जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, फुटबॉल इज अ हार्ड गेम। तो हम क्या कह रहे हैं? कौन सी गेम हार्ड है? फुटबॉल की गेम। तो फुटबॉल क्या है? गेम है, कोई चीज़ नहीं है। हम एक गेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। हालांकि इसका जिक्र यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है इस डेफिनेशन के अंदर, लेकिन हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि फुटबॉल हमारा जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बात ही फुटबॉल के बारे में कर रहे हैं। कोई और चीज़ है ही नहीं यहाँ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस जुमले के अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है। तो हमारी बात रोशनी के बारे में है, लाइट के बारे में है, तो हमारा सब्जेक्ट भी लाइट ही होगा सेंटेंस का। तो आप देख लें कि इस डेफिनेशन के हिसाब से आपने इन तमाम सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स बड़े ही आराम से ढूंढ लिए। ये डेफिनेशन आपकी मदद करता है सब्जेक्ट को ढूंढने में किसी भी सेंटेंस के अंदर। यहाँ तक तो ये डेफिनेशन मुकम्मल अप्लाई हो रहा था और हमने इसे अप्लाई करके सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स ढूंढे, लेकिन ये जो 3 सेंटेंसेस थे इनमें इस डेफिनेशन को हमने अप्लाई नहीं किया। लेकिन चूंकि हमें इस डेफिनेशन ने यहाँ तक काफ़ी चीज़ें समझा दी थी, तो हमने इन 3 सेंटेंसेस का सब्जेक्ट भी बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखते हुए। तो बहुत ही आसान होता है इंग्लिश ग्रामर को सीखना, समझना, अगर आप उसे एक तरतीब से, एक तरीके से उसके डेफिनेशंस को मद्देनज़र रख के पढ़ते जाएं, तो चीज़ें बड़ी आसान होती जाती हैं आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और उन्हें किस तरह ढूंढा जा सकता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उस बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल हो और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो से, इन लेक्चर से दूसरों का भी फ़ायदा हो और दूसरे भी अच्छी इंग्लिश सीखें, तो आप इन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।